नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। एक बात हमेशा आप अपने जीवन में याद रखिएगा, यदि आपको सफल होना है तो जब भी आपके प्रोफेशन के टाइम पे आपके पास कोई सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई विवाह हो, किसी फंक्शन में हो आदि, विभिन्न प्रकार की जो फंक्शन होती है समाज में, उस फंक्शन में अपना प्रेजेंटेशन देने का जब आपके पास समय आए और उसी समय आपका पिक पॉइंट हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो आपको उस समय एक कठोर निर्णय लेना होगा और आपको उस समय उस सामाजिक जिम्मेदारियों को, उस सामाजिक फंक्शन को उस दोस्त के यहाँ अटेंड करने के बजाय आपको अपने प्रोफेशनल टारगेट पर, आपके अपने लक्ष्य पर, जिससे आपका फ्यूचर सेव हो रहा है, उस पर आपको निर्णय लेना होगा और उस सामाजिक जिम्मेदारियों को आपको इग्नोर करना होगा। अब कुछ लोग इस तरह से जब आप व्यवहार करेंगे तो कुछ लोग इस पर टिप्पणी भी करेंगे और कहेंगे कि ये लड़का घमंडी है या मतलबी है। कुछ विभिन्न प्रकार के टिप्पणियाँ आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन यदि आपको सफल होना है तो इन टिप्पणियों पर आपको ध्यान ना देते हुए अपने प्रोफेशनल, अपने लक्ष्य पर, अपना जो आपका जो टारगेट है, जो आपका एम है, उस एम पर ध्यान देना है। और जब आप सफल हो जाओगे तो जो जो ये कमेंट्स करते हैं आपके ऊपर, जो ये टिप्पणी करते हैं, वही उस दिन बोलेंगे कि हाँ, इस लड़का का यह व्यवहार ही आज इसको इस लक्ष्य तक पहुंचाया है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। तो यह मन में कभी भी ना सोचे कि यदि मैं समाज में प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे समाज से अलग कर दिया जाएगा, लोग मुझे क्या सोचेंगे। लोग जो सोचेंगे यदि वो भी आप ही सोचने लगेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए आपका हमेशा फोकस होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने एम के प्रति। यदि आप सफलता प्राप्त करते हो तो आप समाज में रहोगे भी और एक मान सम्मान के साथ आप रहोगे। यदि आप सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो समाज में तो आप वैसे भी रहेंगे, लेकिन वह जो प्रायोरिटी मिलना चाहिए, जो आपको प्राथमिकता मिलनी चाहिए समाज में, वो आपको कतई नहीं मिलेगा। और लोगों की नज़र में आपका वैल्यूएशन, जो आपका जो वैल्यू जो है, वो धीरे धीरे ग्राफ जो है वो आपका वो नीचे गिरता चला जाएगा और लोग यह समझ लेंगे कि यह एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, इसे जो काम बोलो वो कर देगा। ऐसा बनिए जो लोगों को आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े, ना कि आपको समय देना पड़े। तो इस हिसाब से आप अपने एम को टारगेट कीजिए और इस कठिन परिस्थिति में, कोरोना महामारी की कठिन परिस्थिति में अपने आप को शांत स्वभाव और धैर्यशील बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य से सिर्फ आपको खुशी नहीं मिलेगी। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपके इंतज़ार में, आपके सफल होने के इंतज़ार में आस लगा के बैठे हुए हैं कि यह सफल होगा तो मुझे यह सारी खुशियाँ मिलेगी। तो आप अपने से अधिक उन खुशियों को टारगेट कीजिए जो आस लगा के आपके ऊपर बैठी हुई है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किए हैं? तो स्वामित्व योजना के तहत। अब थोड़ा सा स्वामित्व योजना के संबंध में देखने का प्रयास करते हैं। स्वामित्व योजना में गांवों की भूमि का उच्च तकनीकी से सर्वेक्षण कर मानचित्र किया जा रहा है तथा इसके आधार पर किसानों को मालिकाना अधिकार के संपत्ति कार्ड 24 अप्रैल को पहली बार वितरित किए गए। योजना पायलट के चरण को पिछले वर्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान के चयनित गांवों में प्रारंभ किया गया था। तो आप यहाँ से यह देख रहे हैं कि यह योजना जो है यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपसे यहाँ से सीधा प्रश्न ना पूछ के वो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किए गए? स्वामित्व योजना के तहत कब किया गया? तो 24 अप्रैल 2021 को। या वो पूछ सकता है कि किस माह में किया गया? तो अप्रैल के माह में किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और कभी कभी आपको फंसाने के लिए वो 2, 4, 10 स्टेट का नाम, मतलब कि 4 ऑप्शन में कुछ ऐसा स्टेट का नाम देगा जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो 4 स्टेट को आप प्रमुख रूप से याद रखेंगे: महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको पता ही होगा, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा असम महाराष्ट्र और तीसरा असम बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। तो यह भी थोड़ा सा आप स्टेट के बारे में, जिन जिन स्टेट का चर्चा किया जाए उस स्टेट से संबंधित कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। करंट अफेयर्स तैयार करने का यह मतलब होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध अभिनेता को वर्ष 2019 का भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई? रजनीकांत जी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था और देविका रानी रोडी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली। तो यह भी आप यहाँ से याद रखें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म के पितामह कहे जाते हैं। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म के जन्मदाता जो है वो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के के द्वारा ही राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाया गया था। दादा साहेब फाल्के को फिल्म मतलब कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। और रजनीकांत के बारे में आपको पता ही होगा, साउथ के, दक्षिण भारत के ये भगवान माने जाते हैं, सुपरस्टार है रजनीकांत। रजनीकांत एक गरीब फैमिली से, और यह ऐसा कहा जाता है कि यह रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाने का कार्य करते थे वो। और आज अपने मेहनत के दम पे, देखिए होता क्या है यहाँ पे दो बात है, एक है दिया हुआ और एक है पाना। जैसे आप देख सकते हैं अभिषेक बच्चन को पूर्वजों का दिया हुआ है, लेकिन कहाँ तक हैं आप देख सकते हैं। अक्षय कुमार को आप देखिए, आप अपने दम पे उन्होंने इकट्ठा किया और आज देखिए वो कहाँ पर हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने पूर्वजों की संपत्ति पर रईस करना चाहते हैं या आप अपने द्वारा इकट्ठा किए गए धन का सुखी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको खुद कठोर मेहनत करना होगा। यहाँ पर यह हमें बताया गया है। तो रजनीकांत जी को आज वहाँ पर सुपरस्टार माना जाता है, जबकि एक समय ऐसा था कि वह साउथ इंडिया में ही वो रिक्शा चालक थे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह एक समय ऐसा आएगा जो साउथ इंडिया का, सिर्फ साउथ इंडिया ही बोलिए, उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी। तो इस तरह से वह सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? झिल्ली दलबेहरा। अप्रैल 2021 में ताशकंद में आयोजित सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की झिल्ली दलबेहरा ने 45 किलोग्राम वर्ग में स्नेच तथा क्लीन एंड जर्क में कुल 157 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड तथा कांस्य पदक प्राप्त किया। तो मीराबाई चानू ने कांस्य पदक और झिल्ली दलबेहरा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते किस योजना के अंतर्गत मई जून 2021 में 5 किलोग्राम अन्न मुफ्त गरीबों को दिए जाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए थी। अब इसका लाभ मई जून 2021 में भी प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूँ और या चावल अतिरिक्त दिया जाएगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने अप्रैल 2020-21 के लिए 28 अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची जारी की। इसमें A+ श्रेणी में किन खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। विराट कोहली, रोहित शर्मा व जसप्रीत बुमराह को A+ श्रेणी में अनुबंधित किया गया है। इन्हें 7-7 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। A श्रेणी में 10 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपये, B श्रेणी में 5 खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ रुपये तथा C श्रेणी में 10 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ये BCCI का एक कह सकते हैं आप खिलाड़ियों को अनुबंधित करने का, कैटेगरी में रखने का एक उसका प्रोसेस है। वो प्रोसेस के अंतर्गत ये किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए संभवतः जनवरी 2020 में प्रक्षेपित किया जाने वाला स्पेस क्राफ्ट मिशन कौन सा है? आदित्य L1। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसके प्रेसिडेंट के शिवान सर हैं, जिसका मुख्यालय बेंगलौर में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए पहले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को PSLV C-56 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित करने की योजना है।
ग्राउंड सपोर्ट फैसिलिटी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल द्वारा यह किया जाएगा। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय राष्ट्रीय सेवा IRS के सेवानिवृत्त अधिकारी सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला है। निवर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद श्री चंद्रा ने पद संभाला। सुशील चंद्रा फरवरी 2019 से निर्वाचन आयोग में ही निर्वाचन आयुक्त थे। जो निर्वाचन आयुक्त थे उन्हें ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। यह भी आप यहाँ सा याद रखें। किसे? तो सुशील चंद्रा सर को। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? ANV रमना सर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश NV रमना ने 24 अप्रैल 2021 को मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। श्री रमना फरवरी 2014 से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। अब देखिए यहाँ पर एक मन में प्रश्न आएगा कि जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होता है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति का प्रोसेस जो है हमारे इंडिया में 1993 से कॉलेजियम पद्धति के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए बोबडे सर का कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो उससे एक माह पूर्व अपना टेन्योर खत्म होने से एक माह पूर्व बोबडे सर प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज, इन पांचों के द्वारा एक नाम की सूचना तैयार करके वो मंत्रालय को भेजना होता है और प्रधानमंत्री उसको देखते हैं और प्रधानमंत्री भेजते हैं किसको? राष्ट्रपति महोदय को। और राष्ट्रपति महोदय यदि चाहे तो फर्स्ट टाइम में ही उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड टाइम उसी नाम को वो वापस कर सकते हैं। लेकिन दोबारा यदि उसी नाम की सिफारिश कॉलेजियम के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे नियुक्त करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय को। मतलब कि आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कॉलेजियम की सिफारिश। कॉलेजियम का यहाँ भी रूल है। हाँ, दूसरी बात, भारतीय संविधान के द्वारा चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान या कोई अलग से क्वालिफिकेशन का निर्धारण नहीं किया गया है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या शपथ किसके द्वारा? तो नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के द्वारा, लेकिन शपथ किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चीफ जस्टिस को शपथ दिलाया जाता है। यदि राष्ट्रपति नहीं हो तब मन में एक प्रश्न आएगा कि सर यदि राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत ऑथोराइज्ड कोई भी ऑफिसर उन्हें शपथ दिला सकता है। यह भी आप यहाँ से, लेकिन क्या उपराष्ट्रपति दिला सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री दिला सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति जिसको ऑथोराइज करे, जिसको प्राधिकृत करे, जिसको अधिकृत करे, वही व्यक्ति उन्हें शपथ दिला सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट आप लोग पता होगा 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में दिल्ली में किया गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही होगा? इसका चर्चा संविधान में किया गया है। यस, यह चर्चा भारत के संविधान में किया गया है कि दिल्ली, मतलब क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थान दिल्ली में ही होगा और अलग जगह उसका ब्रांच हो सकता है, लेकिन वह मुख्य रूप से दिल्ली में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट कब पड़ा? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को फेडरल न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा। कब से? 28 जनवरी 1950 से। यह भी आप यहाँ से याद रखें। वर्तमान समय में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट व एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। यह भी आप साथ यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में जारी अरबपतियों की सूची में भारत में शीर्ष तथा विश्व के 10वें स्थान पर कौन भारतीय उद्योगपति हैं? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी लगातार 14वें वर्ष भारतीयों में सबसे ऊपर हैं। भारतीय अरबपतियों में गौतम अडानी दूसरे स्थान तथा HCL के शिव नाडार तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद क्रमशः राधाकृष्ण दमानी, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट, दिलीप सांधवी तथा सुनील मित्तल हैं। नेक्स्ट, भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किस रूसी वैक्सीन को भारत में प्रयोग करने के लिए अप्रैल 2021 में अनुमति दी है? स्पुतनिक V। रूस में गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन को भारत में प्रयोग की अनुमति भारत सरकार द्वारा दे दिया गया है। वर्तमान में भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट तथा कोवैक्सीन भारत बायोटेक का टीकाकरण प्रयोग किया जा रहा है। यह आप याद रखेंगे। हो सकता है मे भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि कौन सा वैक्सीन किसके द्वारा बनाया जाता है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें प्रयोग होने वाली किस दवा की कालाबाजारी चरम पर रही? तो रेमडेसिविर। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन स्तर कम होने पर दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी अप्रैल 2021 में चरम पर रहने के कारण यह चर्चा में रही। नेक्स्ट, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए अप्रैल 2021 में स्वीकृत प्रदान की? तो बीराफिन को। भारतीय दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला की क्रोनिक हेपेटाइटिस बी तथा सी के मरीजों को दी जाने वाली
बीराफिन दवा को कोरोना के मॉडरेट मरीजों को आपातकाल में सीमित रूप से देने की स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो नोमाडलैंड को। कुलो झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म नोमाडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक व सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए 4 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार अपने 2021 में प्राप्त किया गया। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, मंगल ग्रह। नासा की छोटी हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी को मंगल मार्स की सतह से 10 फीट ऊपर उड़ाने में 19 अप्रैल 2021 को सफलता प्राप्त की। अमेरिका के नासा द्वारा भेजे गए रोवर परसिवरेंस के साथ ही हेलीकॉप्टर भेजा गया था। साथ ही परसिवरेंस ने मंगल पर 5.4 ग्राम ऑक्सीजन लाने में भी सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट, भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ मई 2021 में होने वाली बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो पुर्तगाल में 8 मई 2021 को प्रस्तावित इंडिया EU समिट संभवतः वर्चुअल ही होगी। कोविड महामारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्तावित पुर्तगाल एवं फ्रांस की यात्रा रद्द कर दी। नेक्स्ट, 2020 की एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 कहाँ आयोजित हुई? कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में ताशकंद में अप्रैल 2021 में संपन्न हुई। यह पुरुषों की 49वीं तथा महिलाओं की 30वीं चैंपियनशिप थी। अंक तालिका में चीन का स्थान शीर्ष रहा। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की 6 अप्रैल 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर और शक्तिकांत दास जी हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। नेक्स्ट, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में विश्व के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन सा रहा? तो जेफ बेजोस, अमेजॉन का मालिक। नेक्स्ट, किस राष्ट्र ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा अप्रैल 2021 में की? उत्तर कोरिया। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कोरोना महामारी के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में प्रस्तावित है। यह आयोजन बिना दर्शकों की आयोजित होगा। उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी के कारण इसे भाग न लेने की घोषणा की है। यह भी आप साथ यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में वर्चुअल तरीके से आयोजित रायसीना संवाद का थीम क्या था? तो वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलीडर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। रायसीना संवाद एक स्वतंत्र संगठन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के साथ 2016 में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें विश्व के शिक्षाविद, राजनेता, पत्रकार, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र के उद्योगों के अधिकारी तथा सामयिक समस्याओं पर भी विचार विमर्श करते हैं। रायसीना नाम राष्ट्रपति भवन के स्थान पर रायसीना हिल के नाम से लिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा की? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान एवं अन्य विद्रोही गुटों का दमन करने के लिए अमेरिका एवं अन्य राष्ट्रों की सेनाएं अफगानिस्तान की सरहद का साथ दे रही थी, सेना के साथ दे रही थी। जो बाइडेन अपने सभी सैनिक अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक वापस लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एकदिवसीय मैचों में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड किस राष्ट्र की महिला टीम के नाम पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड की टीम को अप्रैल 2021 में हराकर अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में अपने ही देश की पुरुष टीम का लगातार 21 मैच जीतने का 2003 में बनाया गया रिकॉर्ड भंग किया। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की यह 22वीं विजय थी। 10 अप्रैल 2021 तक इस महिला टीम का रिकॉर्ड लगातार 24वीं जीत हो चुकी है। नेक्स्ट, अमेरिका में अप्रैल 2021 में आयोजित मियामी ओपन हार्ड कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल किसने जीता? तो होवर्ट हुरकाज। पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी होवर्ट हुरकाज ने फाइनल में इटली के जानिक सिन्नर को हराकर मियामी ओपन हार्ड कोर्ट टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट, यह याद रखेंगे। महिला एकल किसने? तो एशले बार्टी ने जीता था, यह याद रखेंगे। और पुरुष एकल किसने जीता? तो जानिक सिन्नर को हराकर मियामी ओपन टेनिस का पुरुष एकल विजेता जो है यह होवर्ट हुरकाज है। किसके हराकर? तो जानिक सिन्नर को हराकर। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा? संघाई, चीन। नेक्स्ट, मिस्र के पुरातत्वविदों ने किस 3000 वर्ष पुराने शहर के अवशेष खोजने का दावा अप्रैल 2021 में किया? एटन सिटी। मिस्र में नील नदी के किनारे लगभग 3000 वर्ष पुराने शहर एटन, जिसे द डेज़लिंग एटन भी कहते हैं, के अवशेषों का पुरातत्वविदों ने पता लगाया है। इसका नाम मिस्र के सूर्य के देवता एटन के नाम पर है। इस शहर का संबंध आमेनहोटेप तृतीय तथा तुतखामन से है। नेक्स्ट, मानवाधिकारों के संरक्षण और संघर्ष के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले वाक्लाव हावेल ह्यूमन राइट्स प्राइज 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? लुजोन अल हथलोल को।
पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा सऊदी अरब की मानवाधिकार कार्यकर्ता लुजियन हल, मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, लुजियन अल हथलोल को वालक्लाव हावेल ह्यूमन राइट्स प्राइज 2020 देने की घोषणा की गई। यह प्राइज चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लोव हावेल की स्मृति में वाक्लोव लाइब्रेरी तथा काउंसिल ने मिलकर 2023 प्रारंभ किया था। पुरस्कार के रूप में 60,000 यूरो प्रदान किया जाता है। यह भी आप यहाँ साथ याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रतियोगिता प्रश्न जून 2021 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिए। आप जिस ग्रुप में जुड़े, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस भी ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। बस थोड़ा सा आपको सब्सक्राइब करना है, आपका जाएगा कुछ नहीं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन हमें थोड़ा इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेट होंगे तो और अधिक आपके लिए हम प्रयास करेंगे। इस कारण से आप खुद भी और दोस्तों से भी कहकर इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।